विज्ञान और साहित्य के एक महान व्यक्तित्व ने एक बार कहा था, प्रौद्योगिकी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ विज्ञान कथाओं की किताबों या फिल्मों में ही मिलता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब वो हमारी हकीकत बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं न्यूरोटेक्नोलॉजी की, मतलब वो तकनीक जो इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने की क्षमता रखती है जी। और हमारे जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जीएस पेपर 4 यानी नैतिकता से जुड़ता है। बिल्कुल, नैतिकता से। बिल्कुल सही कहा। और हमारी आज की चर्चा का आधार है द हिंदू में प्रकाशित एक लेख जो यूनेस्को द्वारा न्यूरोटेक्नोलॉजी पर जारी किए गए एक नए वैश्विक मानक का विश्लेषण करता है। अच्छा, ये ढांचा हाल ही में 5 नवंबर को जारी किया गया और 12 नवंबर से लागू भी हो गया है। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तकनीक क्या बला है, इसके साथ कौन से बड़े नैतिक खतरे जुड़े हुए हैं और दुनिया को इन खतरों से बचाने के लिए यूनेस्को ने क्या रास्ता सुझाया है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में अगर समझना हो, ये न्यूरोटेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, शुरू में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। हाँ। कि अगर हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन है, हाँ। तो न्यूरोटेक्नोलॉजी वो एडवांस्ड उपकरण है जो न केवल उस स्टेशन के सिग्नल को पकड़ सकते हैं, हाँ। बल्कि उसे बदल भी सकते हैं। अरे वाह! और बात सिर्फ कल्पना की नहीं है, इस पर पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। जरा सोचिए, 2023 के यूनेस्को के ही एक अध्ययन के मुताबिक इस क्षेत्र में सरकारी निवेश $6 अरब से ज्यादा था। $6 अरब जी। और प्राइवेट निवेश तो 2020 में ही $7.5 अरब को पार कर चुका था। एलन मस्क का जो मशहूर प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, हाँ, वो इसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इसका मकसद। बिल्कुल। देखिए, ये तकनीक न्यूरोसाइंस, इंजीनियरिंग और एआई जैसी चीजों को मिलाकर हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल, समझने और उसे बेहतर बनाने की। इसके फायदे भी बहुत साफ हैं। जैसे एआई की मदद से होने वाली जो न्यूरो इमेजिंग है, उससे डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर का ज्यादा सटीकता से पता लगा सकते हैं। अच्छा। या किसी को स्ट्रोक आने का खतरा कितना है ये भी जान सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज, लकवाग्रस्त लोगों की मदद करने, इन सब में इसके इस्तेमाल की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। यहीं पर आकर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। जी। क्योंकि जहां इतने बड़े फायदे हैं, वहीं उतने ही बड़े, शायद उससे भी बड़े खतरे छिपे हैं। स्रोत में बताया गया है कि कैसे न्यूरो डेटा, मतलब हमारे दिमागी संकेतों से मिला डेटा, न्यूरो डेटा, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे किसी चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए उनके दिमागी संकेतों का इस्तेमाल करना, या फिर कोई बीमा कंपनी आपके ब्रेन डेटा के आधार पर आपका प्रीमियम तय करे। ये तो बहुत खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू की जगह आपका ब्रेन स्कैन किया जाए, ये पता लगाने के लिए कि आप कितना तनाव झेल सकते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। जब आपके दिमागी डेटा को डिकोड किया जा सकता है, मतलब आपके विचारों और भावनाओं को पढ़ा जा सकता है, तो फिर आपकी निजता का क्या? हाँ, प्राइवेसी का, आपकी सहमति और उस डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा, ये सारे बुनियादी सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी चिंता के जवाब में न्यूरो राइट्स यानी तंत्रिका अधिकार की अवधारणा सामने आई है। न्यूरो राइट्स, ये एक नया शब्द है। इसका मतलब क्या है? क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों जैसा ही कुछ है? आप इसे हमारे डिजिटल युग का एक नया मौलिक अधिकार कह सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। पहला, मानसिक गोपनीयता, मतलब मेंटल प्राइवेसी, आपके विचारों पर सिर्फ आपका अधिकार। ठीक है। दूसरा, अखंडता यानी इंटेग्रिटी, मतलब कोई बाहरी ताकत आपके विचारों को बदल ना सके। और तीसरा, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, आप अपने फैसले बिना किसी दिमागी हेरफेर के खुद ले सकें। तो कुछ देश इस पर काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे चिली, वो दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान में मानसिक अखंडता को संरक्षण दिया है। अच्छा, मतलब उन्होंने इसे अपने संविधान में शामिल कर लिया। वही बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो इसे निजता के अधिकार की तरह ही एक मौलिक अधिकार मान रहे हैं। वाह। और अमेरिका के कैलिफोर्निया ने भी 2024 में एक कानून बनाया है जो न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनियों को लोगों के ब्रेन डेटा का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो दुनिया धीरे धीरे इस खतरे को लेकर जाग रही है।
ऐसा लगता है कि दुनिया इस तकनीक के खतरों को लेकर धीरे धीरे जागी है। पहले कुछ देशों ने अपने स्तर पर कानून बनाए, लेकिन क्या वैश्विक स्तर पर उन बड़ी बड़ी कंपनियों और रिसर्चर्स के लिए कोई नियम कानून बनाने की कोशिश हुई? हाँ, कोशिशें हुई हैं और ये एक क्रमिक विकास रहा है। पहला बड़ा कदम 2019 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने उठाया था। OECD ने? जी, उन्होंने न्यूरो टेक्नोलॉजी में जिम्मेदार नवाचार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किया। इसका मुख्य फोकस था टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार विकास और जिम्मेदार उपयोग। मतलब बनाते समय भी और इस्तेमाल करते समय भी हाँ। एथिक्स का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो OECD ने 2019 में एक नींव रखी, लेकिन उसके सिर्फ 3 साल बाद 2022 में यूनेस्को को एक बिल्कुल नया और ज्यादा व्यापक ढांचा लाना पड़ा। तो जाहिर है OECD के दिशा निर्देशों में कुछ कमी रह गई होगी। वो क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, OECD का ढांचा एक बेहतरीन शुरुआत थी, लेकिन वो ज्यादातर सिफारिशों जैसा था। मतलब वो बाध्यकारी नहीं था। वो कंपनियों को क्या करना चाहिए ये तो बताता था, पर क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस पर ज्यादा स्पष्ट नहीं था। अच्छा। इसीलिए यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता समिति ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में एक ज्यादा मजबूत, व्यापक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य ढांचे की मांग की, और उसी का नतीजा है ये नया यूनेस्को फ्रेमवर्क। तो अब आते हैं इस नए यूनेस्को फ्रेमवर्क पर। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे OECD के दिशा निर्देशों से अलग और बेहतर बनाता है? इसमें कई खास बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये कोई एक दिन में नहीं बना। 2021 से इस पर लंबी चौड़ी बहस चल रही थी, जिसमें वैज्ञानिक, नैतिकतावादी, वकील और आम जनता सब शामिल थे। मतलब एक व्यापक विचार विमर्श हुआ। जी, इसकी रणनीति 3 आयामी है। पहला, यह साफ तौर पर परिभाषित करता है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी और न्यूरो डेटा का दायरा क्या है। दूसरा, ये कुछ बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों की पहचान करता है। और तीसरा, ये बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। और वो बुनियादी सिद्धांत क्या हैं जिन पर ये पूरा ढांचा टिका है? इसमें कई प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे परोपकार, कोई नुकसान न पहुंचाना, स्वायत्तता और विचार की स्वतंत्रता, और न्यूरल डेटा की सुरक्षा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिद्धांत लिए कहाँ से गए हैं। कहाँ से? कोई नुकसान नहीं या सूचित सहमति, मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सिद्धांत सीधे तौर पर मेडिकल एथिक्स से उठाए गए हैं। ओह, अच्छा। इससे पता चलता है कि यूनेस्को इस तकनीक को सिर्फ एक गैजेट की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर मेडिकल हस्तक्षेप की तरह देख रहा है। ये तो इसे देखने का एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। मतलब ये आपके अगले स्मार्टफोन जैसा नहीं, बल्कि एक नई तरह की ब्रेन सर्जरी जैसा है, कम से कम नैतिक रूप से। बिल्कुल, जिसके गलत इस्तेमाल के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क के सबसे मजबूत या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फ्रेमवर्क राजनीतिक, मेडिकल या व्यावसायिक फायदे के लिए न्यूरल डेटा के किसी भी तरह के हेरफेर या धोखे पर बिल्कुल साफ तौर पर प्रतिबंध लगाता है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, उसकी फ्री विल और उसकी स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी सर्वोपरि है। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अक्सर ऐसी बहसों में उठता है। इनोवेशन का क्या, नवाचार का? क्या इतने सारे नियम कानून इस टेक्नोलॉजी की प्रगति को धीमा नहीं कर देंगे? हाँ, ये एक बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है। कई लोग कहेंगे कि ये न्यूरो राइट्स की बातें इनोवेशन को रोकने की कोशिश है। अगर एलन मस्क जैसी कंपनियों को इतने नियमों में बांध दिया जाएगा तो क्या वो कभी भी लकवाग्रस्त मरीजों की मदद करने वाली तकनीक बना पाएंगे? देखिए, यूनेस्को का ढांचा नवाचार को रोकना नहीं चाहता, बल्कि उसे एक सही दिशा देना चाहता है। ये जिम्मेदार अनुसंधान और नवाचार, मतलब रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसे RRI कहते हैं, उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। RRI? जी, इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग ये तकनीक बना रहे हैं उन्हें सिर्फ इसके फायदों के बारे में नहीं, बल्कि इसके संभावित सामाजिक और नैतिक प्रभावों के बारे में भी शुरुआत से ही सोचना होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में समाज को भी शामिल करना होगा। लेकिन यहीं पर तो असली टकराव शुरू होता है ना। एक तरफ है वैज्ञानिक और कंपनियां जो तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है नैतिकता के ये नियम। बिल्कुल, और ये टकराव बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उभरकर सामने आता है। देखिए, एक तरफ यूनेस्को का फ्रेमवर्क एक ओपन साइंस मॉडल की वकालत करता है। ओपन साइंस मॉडल मतलब ये
कि डेटा, सॉफ्टवेयर और तकनीक सब एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और इस पर मिलकर काम कर सकें। लेकिन रुकिए, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये असल दुनिया में मुमकिन है? कोई कंपनी जो अरबों डॉलर का निवेश कर रही है, वो अपनी मेहनत से बनाई तकनीक को पब्लिक लाइब्रेरी की तरह मुफ्त में क्यों बांटेगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लंबे समय से तो पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों ने ही इस तरह के रिसर्च को प्रोत्साहित किया है। यही इस मुद्दे का सबसे बड़ा द्वंद्व है। ओपन साइंस मॉडल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। एक साझा करने पर जोर देता है तो दूसरा निजी नियंत्रण और लाइसेंसिंग पर। स्रोत के अनुसार इसका समाधान किसी एक मॉडल को पूरी तरह से खारिज करने में नहीं है। तो फिर समाधान क्या है? बीच का रास्ता क्या हो सकता है? समाधान एक नवाचार बहुलभ का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में है। ये तो बड़ा भारी भरकम शब्द है। हाँ, an ecosystem of innovation, pluralism। इसका मतलब सरल है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां अलग-अलग मॉडल एक साथ मौजूद रह सकें। जहां जरूरी हो वहां ओपन साइंस को बढ़ावा दिया जाए, खासकर एकेडमिक और सरकारी रिसर्च में। और जहां निजी निवेश है, वहां कंपनियों को अपनी खुद की मजबूत नैतिक नीतियां बनाने और सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब सरकार नियम बनाए लेकिन कंपनियां भी अपनी जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो सार ये है कि न्यूरोटेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसमें बीमारियों का इलाज करने और इंसान की क्षमताओं को बढ़ाने की जबरदस्त संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ हमारी मानसिक आजादी और निजता के लिए गंभीर खतरे भी हैं। हाँ। और हमने देखा कि कैसे इन खतरों से निपटने के लिए न्यूरो राइट्स की अवधारणा उभरी और कैसे यूनेस्को का नया ढांचा एक वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और नैतिक रास्ता बनाने की एक गंभीर कोशिश है। जी, भी करे। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, खासकर उनके लिए जो भारत के भविष्य के नीति निर्माता बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत जैसे एक विकासशील देश जहां तकनीकी नवाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यूनेस्को के इस फ्रेमवर्क को अपने राष्ट्रीय कानूनों और नैतिक दिशा निर्देशों में कैसे शामिल कर सकता है? हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इस तकनीक का लाभ भी उठाएं और साथ ही अपने नागरिकों की मानसिक निजता और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकें? आज की ये गहन चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।